Hello friends, welcome to our YouTube channel Four Corners Compliance Services। आज की हमारी वीडियो है सेक्शन 80 डबल जे डबल ए। जी हाँ, ये सेक्शन काफ़ी कम लोगों को पता है। जो डिडक्शन है इस सेक्शन में स्पेसिफाइड, ये डिडक्शन जो है वो काफ़ी कम लोगों को पता है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सेक्शन 80 डबल जे डबल ए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। आइए देखते हैं ये न्यू एम्प्लॉयज का क्या मतलब है और इसमें क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो सेक्शन 80 जे डबल ए, सेक्शन 80 डबल जे डबल ए वो इंट्रोड्यूस हुआ था असेसमेंट ईयर 2017-18 से। जो क्या कहता है कि आपको डिडक्शन मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय। तो और उसमें आगे कहता है कि कितनी डिडक्शन मिलेगी, क्या क्या कंडीशंस होंगी डिडक्शन अवेल करने की, क्या इसके एक्सेप्शंस हैं, कौन एडिशनल एम्प्लॉय होगा और क्या डॉक्यूमेंट इसमें हमें एसएससी को कोई रिपोर्ट फर्निश करनी होगी। एंड फर्दर और भी कोई कंडीशन है तो वो इसमें डिफाइन की गई है सेक्शन में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सेक्शन 80 डबल जे डबल ए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सेक्शन एप्लीकेबल किस किस पे होगा। तो इस सेक्शन में कहा गया है कि एसएससी टू होम सेक्शन 44 एबी। एबी है हमारा सेक्शन टैक्स ऑडिट का। तो वो एसएससी जिसको सेक्शन 44 एबी अप्लाई होगा, मीन्स टैक्स ऑडिट होगा, तो 80 डबल जे डबल ए का प्रोविजन उसे लगेगा अगर वो लेना चाहता है डिडक्शन इस सेक्शन में। और सेकंड उन्होंने क्या कंडीशन रखी कि ग्रॉस टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम बिजनेस होना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉट प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस होना चाहिए उसकी टोटल इनकम में, और सेक्शन 44 एबी मीन्स टैक्स ऑडिट होना चाहिए उसका एसएससी का। तो वो एलिजिबल है इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के। और भी फर्दर कंडीशंस हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंडली वो कहते हैं कि कितनी डिडक्शन मिलेगी, क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना होगा। तो उन्होंने इस सेक्शन में प्रिस्क्राइब किया कि 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ सच बिजनेस। मीन्स 30% जो कि मिलेगा आपको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का। अब एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो इनकर हुई हो प्रीवियस ईयर में और इन दी कोर्स ऑफ सच बिजनेस। और ये जो आपको 30% डिडक्शन मिलेगी वो 3 असेसमेंट ईयर्स के लिए मिलेगी, इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। मीन्स जो 3 ईयर्स हैं उसमें करंट वाला असेसमेंट ईयर भी शामिल होगा जिसमें आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है एम्प्लॉय को। तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन में हमने आपको 2 चीज बताई कि 30% मिलेगी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की और 3 असेसमेंट ईयर के लिए मिलेगी। उसके आगे क्या डिस्कस करेंगे कि हु आर नॉट एलिजिबल, मतलब इस सेक्शन के एक्सेप्शंस क्या हैं, किन्हें सेक्शन 80 डबल जे डबल ए की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले सेक्शन में बताया गया कि अगर कोई बिजनेस है वो स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब वो तोड़ के दूसरा बिजनेस बनाया या रिकंस्ट्रक्ट किया एग्जिस्टिंग बिजनेस को, तो ये 80 डबल जे डबल ए आपको नहीं मिलेगा। उसमें उन्होंने एक चीज और लिखी कि हाउएवर इफ फॉर्म्ड अंडर सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 33B। अब 33B में अगर आपका बिजनेस रिकंस्ट्रक्ट हुआ है या रिवाइव हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड, टाइफून, हरिकेन, अर्थक्वेक, साइक्लोन, राइट, सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंटल फायर, एक्सप्लोजन
एक्शन बाय एनिमी। तो ये सारी चीजें उन्होंने दे रखी हैं कि इन चीजों की वजह से अगर आपका बिजनेस रिकंस्ट्रक्ट हुआ है और उस 33B में 3 इयर्स का टाइम है, तो उसमें अगर आपने रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है तो आप एलिजिबल होंगे 80JJAA के लिए। सेकंड उन्होंने बताया कि अगर बिजनेस कोई एक्वायर किया है ट्रांसफर से फ्रॉम अनदर पर्सन, किसी और पर्सन से मान लीजिए आपने बिजनेस एक्वायर किया है या फिर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तो 80JJAA एप्लीकेबल नहीं होगा। और उन्होंने इस सेक्शन में डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग उन्होंने मेंशन किया कि जो एसएससी है इस सेक्शन की डिडक्शन लेने के लिए तभी एलिजिबल होगा जब वो फॉर्म 10DA इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेगा अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। 10DA फॉर्म है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक रिपोर्ट है, तो वो एसएससी को सबमिट करनी होगी अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम, तभी ये डिडक्शन उसे मिलेगी। अब हम आते हैं कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मीन्स टोटल एमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पेड और पेबल कहा गया है कि मतलब आपने पे कर दिया है या प्रोविजन बनाया है पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने कोई सैलरी या पे करी है या पेबल है वो टू एडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयड मीन्स जो एडिशनल एम्प्लॉय आपने रखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसे कोई एमोल्यूमेंट्स पे किया गया है, तो वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कहलाएगी। अब उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट नील मानी जाएगी अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो। तो अब ये कंडीशंस क्या हैं कि देयर इज नो इंक्रीज इन एम्प्लॉयज फ्रॉम द टोटल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड, कि जितने आपने एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड करे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसमें कोई इंक्रीज नहीं है लास्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉयड से। मान लीजिए लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में थे 100 एम्प्लॉयज और आपने करंट ईयर में कोई इंक्रीज नहीं किया, तो जो कंपैरिजन होगा वो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर से लास्ट डे ऑफ द करंट ईयर होगा। तो अगर उसमें कोई इंक्रीज नहीं है तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट नील मानी जाएगी। सेकंड उन्होंने बताया कि जो आपने सैलरी एक्सेट्रा एमोल्यूमेंट्स पे करे हैं वो अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू की है। मीन्स आपने अगर कोई कैश में सैलरी पे करी है तो वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा कि कैश पेमेंट्स ऑफ सैलरीज या अदर बेनिफिट्स इसमें काउंट नहीं होंगे। तो इस सेक्शन के डिडक्शन लेने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कैश में कोई पेमेंट ना हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस एमोल्यूमेंट्स पेड टू एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है उसमें आपने कोई एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह पे करी तो वो डीम्ड टू बी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मान लिया जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर मान लीजिए आप कोई एम्प्लॉयज रखते हैं उसे कोई सैलरी देते हैं तो आपके पास लास्ट ईयर तो है नहीं कंपैरिजन के लिए कि आपके एम्प्लॉय कितना एडिशनल बढ़े हैं, तो फर्स्ट ईयर में जो भी सैलरी पेमेंट्स होंगी वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट माना जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं कि एडिशनल एम्प्लॉय किसे कहा जाएगा, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसमें बताया गया है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि प्रीवियस ईयर में हमने कोई एम्प्लॉय हायर किया, एम्प्लॉयड किया। अब इसमें ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि देयर शुड बी नेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब नेट इंक्रीज का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके लास्ट ईयर थे 500 एम्प्लॉयज, आपने जो हायर किए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो किए 200 एम्प्लॉयज और उसके बाद जो रिजाइन कर गए एम्प्लॉयज वो कर गए 300, तो नेट इंक्रीज आपका क्या हुआ -100।
तो मीन्स ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल एम्प्लॉय में नेट इंक्रीज नहीं हुआ, ये डिक्रीज हुआ 100 जो हुआ, तो वो एडिशनल एम्प्लॉय में नहीं काउंट होंगे। अकॉर्डिंगली सेक्शन 80 डबल जे डबल ए नहीं एप्लीकेबल होगा उस एम्प्लॉय के रिगार्डिंग। सेकंड उन्होंने कहा कि वो एम्प्लॉयमेंट हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड। जो मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा था कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो लास्ट ईयर थे उसमें इंक्रीज होना चाहिए, जो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें जो इफेक्ट आ रहा था नेट इफेक्ट वो डिक्रीज का आ रहा था, इसलिए वो एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। अब उन्होंने एक्सेप्शंस दिए हैं एडिशनल एम्प्लॉय के कि एडिशनल एम्प्लॉय किन्हें नहीं माना जाएगा। तो पहला उन्होंने मेंशन किया कि कोई एम्प्लॉय जिसकी टोटल एम्यूलमेंट्स 25,000 पर मंथ से ज़्यादा हैं। तो अगर किसी एम्प्लॉय को आप 25,000 पर मंथ से ज़्यादा सैलरी पे कर रहे हैं तो वो एडिशनल एम्प्लॉय में काउंट नहीं होगा। सेकंड उन्होंने एक्सेप्शन दिया एडिशनल एम्प्लॉय का कि वो एम्प्लॉय जिसका टोटल कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है अंडर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जिनका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट पे करेगी कंट्रीब्यूशन, वो एम्प्लॉय इससे बाहर रहेंगे एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन से। थर्ड उन्होंने बताया कि कोई एम्प्लॉय लेस देन 240 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एम्प्लॉयड है तो वो एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे 80 डबल जे डबल ए के लिए, एडिशनल एम्प्लॉय के लिए। अगर मान लीजिए आप 235 डेज के लिए एम्प्लॉय करते हैं किसी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो वो काउंट नहीं होगा एम्प्लॉय। 240 डेज मिनिमम होना चाहिए उसकी एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फिर उन्होंने यहाँ पे स्पेशल एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल, फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट्स वालों के लिए बताया कि अगर एसएससी का इन चीज़ों का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का, अपैरल, फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट्स का, तो जो 240 डेज का टाइम दिया गया है वो 150 डेज से रिप्लेस हो जाएगा। मीन्स इन बिजनेस में अगर 150 डेज से कम एम्प्लॉयमेंट हुआ तो काउंट नहीं होंगे, मिनिमम 150 डेज का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तभी वो एडिशनल एम्प्लॉय कहलाएगा। फोर्थ उन्होंने बताया कि कोई एम्प्लॉय मान लीजिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो वो एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन से बाहर रहेगा, वो उसमें काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक नोट दिया है हमने, जिसे ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए एम्प्लॉय जो है वो 240 डेज या 150 डेज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस उससे कम एम्प्लॉयड होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट सक्सीडिंग ईयर में कि उससे अगले साल जो है वो 240 डेज या 150 डेज का क्राइटेरिया पूरा कर लेता है, आगे वाले साल में वो 240 डेज से ज़्यादा या 150 डेज से ज़्यादा एम्प्लॉयड है, तो ये इट शैल बी डीम्ड कि वो सक्सीडिंग ईयर में एम्प्लॉयड हुआ है। अकॉर्डिंगली जो स्कीम है वो सक्सीडिंग ईयर में उसे मिल जाएगी। मीन सेक्शन 80 डबल जे डबल ए के प्रोविजन सक्सीडिंग ईयर में उस एम्प्लॉय के लिए काउंट होंगे। अब हम चलते हैं कि मैंने बताया जैसे एम्यूलमेंट्स पेड और पेबल जैसे हम बात कर रहे थे, तो एम्यूलमेंट्स क्या होंगे, उनकी डेफिनेशन क्या है, उसकी तरफ चलते हैं कि सम पेड ओब्लिक पेबल टू एम्प्लॉयज इन ल्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, कि कोई सम पे किया है या पेबल है एम्प्लॉयज को इन ल्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब उन्होंने इसका एक्सक्लूजन दिया है, एक्सेप्शन, कि एनी कंट्रीब्यूशन पेड ओब्लिक पेबल बाय एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर। मीन्स अगर कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर पे करता है टू एनी पेंशन फंड,
प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, तो उसे एम्यूलमेंट्स में काउंट नहीं करेंगे, उससे एक्सक्लूड कर देंगे। सेकंड उन्होंने एक्सक्लूजन बताया कि अगर कोई लमसम पेमेंट पेड या पेबल है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, सुपर अनोशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर कोई एम्प्लॉय लेता है तब, या ग्रेचुटी। अब इनके एग्जाम्पल जो हैं जैसे ग्रेचुटी, सेवरेंस पे, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो सेकंड उन्होंने जो एक्सक्लूजन बताया उसमें बताया कि अगर कोई लमसम पेमेंट पे करी है एम्प्लॉय के टर्मिनेशन पे, सुपर अनोशन पे या वॉलंटरी रिटायरमेंट पे, तो वो एम्यूलमेंट्स में एक्सक्लूड हो जाएगा, उसमें जुड़ेगा नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं सेक्शन 80JJAA के। पहला एग्जाम्पल है जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 31 मार्च 2019 को थे 1000, जो ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ज्वाइन किए एम्प्लॉयज वो हैं 500। अब एडिशनल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर कितने काउंट होंगे? जो एडिशनल एम्प्लॉयज होंगे जिन्होंने इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज ऑन प्रीसीडिंग डे, तो जो इंक्रीज हुए एम्प्लॉय वो हुए 500, तो एडिशनल एम्प्लॉय 500 माने जाएंगे। अब सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 31 मार्च 2019 को थे 800, जिन्होंने ज्वाइन किया फाइनेंशियल ईयर 1920 में वो थे 200। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए कि अगर मैंने जैसे पहले भी बताया था कि नेट इंक्रीज है डिक्रीज एम्प्लॉयज का, तो यहाँ इन्होंने कहा कि टर्मिनेटेड हो गए या रिजाइन कर दिए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में वो थे 400। अब आप अगर आपको मेरी बात याद है तो मैंने बताया था कि नेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब आप देखिए कि जो वो ज्वाइन किए हैं वो हैं 200 और जो टर्मिनेट कर गए वो हैं 400, तो यहाँ पे 200 माइनस 400 आप देखेंगे तो नेट डिक्रीज हो रहे हैं 200, तो यहाँ पे एडिशनल एम्प्लॉय कोई नहीं माने जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एडिशनल एम्प्लॉय 0 है एज देयर इज नेट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो सेक्शन 80JJAA विल नॉट बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब सबसे पहले है कि कोई एम्प्लॉय थे राम, जिनकी पर मंथ सैलरी है 18,000, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी है चेक, नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है 250। तो इसमें अब हम देखेंगे क्राइटेरिया सारे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पर मंथ सैलरी 25,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो ओके है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी कैश नहीं होना चाहिए, इनका चेक है, वो भी ठीक है। नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 240 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, तो इनका 250 है। तो इन्हें वेदर एलिजिबल फॉर डिडक्शन, यस, सारी कंडीशन फुलफिल हैं इसलिए इन्हें डिडक्शन मिलेगी, मतलब ये एडिशनल एम्प्लॉय काउंट होंगे। सेकंड जो हमारे पर्सन है बलराम जी, जिनकी पर मंथ सैलरी है 28,000, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी है NEFT, नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है 242। अब देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं। पर मंथ सैलरी 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इनकी अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो यहीं से सेक्शन 80JJAA नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, वैसे फर्स्ट कंडीशन ही डिससेटिस्फाई हो गई है तो सेकंड पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट NEFT है, कैश नहीं है, ये सेटिस्फाई है। नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयड 240 से ज़्यादा है, मगर इनका सैलरी पर मंथ वाली कंडीशन 25,000 वाली कंडीशन सेंस पूरी नहीं हुई, इसलिए ये एलिजिबल नहीं है। इसके बाद हमारे एम्प्लॉय थर्ड हैं घनश्याम जी, इनकी पर मंथ सैलरी है 40,000, तो इनकी भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, मीन्स पर मंथ सैलरी 25,000 से ज़्यादा है। सेकंड और थर्ड कंडीशन इनकी पूरी है कि RTGS से पेमेंट है सैलरी की और 240 डेज से ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट, मगर 40,000 पर मंथ सैलरी है सेंस, तो ये भी एलिजिबल नहीं है। इसके बाद है मिस्टर श्याम, इनकी पर मंथ सैलरी है 25,001,
तो 1 रुपये से इनकी एक्सीड कर गई है सैलरी, तो ये भी एलिजिबल नहीं है। आगे चेक से पेमेंट है और 240 डेज से ज़्यादा है, बट सिंस इनकी 25,000 रुपीज़ पर मंथ से सैलरी ज़्यादा है, तो ये भी एलिजिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉई हैं विमल जी। इनकी सैलरी पर मंथ है 15,500 रुपये। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है कि 25,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं है इनकी। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी है इनकी कैश। तो सेकंड कंडीशन डिससेटिस्फाई हो रही है कि इनकी कैश में पेमेंट है सैलरी की। और थर्ड कंडीशन नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयड 260 240 से ज़्यादा है, मगर सिंस इनकी सैलरी कैश में पेमेंट है इसलिए ये एलिजिबल नहीं है। अब इसके बाद हमारे एम्प्लॉय हैं सुनील जी। अब सुनील जी क्या है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये उससे बाहर हो रखे हैं। तो इनकी पर मंथ सैलरी है 18,000। तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 25,000 से कम है पर मंथ। चेक से पेमेंट है वो भी ठीक है, और 240 डेज से ज़्यादा का एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ भी ओके है। मगर अब आप कहेंगे कि वेदर एलिजिबल फॉर डिडक्शन नो क्यों हुआ। इनकी 25,000 से कम भी है, चेक से पेमेंट भी है, 240 डेज से ज़्यादा भी है, बट सिंस आप ध्यान देंगे कि ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो ये एलिजिबल नहीं है। हमने एक्सक्लूजन्स में बात करी थी कि अगर कोई एम्प्लॉय आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करता, उससे बाहर रहता है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इससे ऊपर वाले एम्प्लॉयज़ में ये एज्यूम किया गया था कि सारे एम्प्लॉयज़ आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इसमें स्पेसिफिक ये लिखा हमने कि ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं सुनील जी, तो इसलिए ये डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। होप आपको सेक्शन 80JJAA के प्रोविजंस समझ में आए होंगे। और ये एक ऐसा सेक्शन है कि ये काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि ये डिडक्शन बहुत से लोग लेते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई सेक्शन है कि अगर कोई आप एडिशनल एम्प्लॉय हायर करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो उसकी भी कोई डिडक्शन मिलती है। इसमें आप बहुत बेनिफिट ले सकते हैं कंपनीज वगैरह की एडिशनल एम्प्लॉय जो आपने हायर किए हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको 30% डिडक्शन मिलती है। तो अगर आपका 30% स्लैब में आते हैं और उसमें 30% आप डिडक्शन ले लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होता है इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Please subscribe and do like our YouTube channel. Thank you very much, friends.